लंबे समय के बाद इंतजार बहुत था, सभी ने इंतजार किया। 7 चरणों में इलेक्शन हुआ। फाइनली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए एक शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने भी की। कहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, जो पिछले इलेक्शन में 2017 में नहीं था, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी भी उभर कर सामने आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 5वें फेज में ही बढ़त बना ली थी, यानी बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। उसके बाद उन्होंने बम्पर जीत एक बार फिर से दर्ज की है और इसी पर बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, विपक्ष के प्रवक्ता भी जुड़े हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आपका चुनाव कैंपेन किस तरह से कामयाब रहा, कहां आपसे चूक हुई, कहां से गलती हुई, क्या फायदा मिला, इन सब से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश की जाएगी। चूंकि 1985 के बाद पहली मर्तबा है कि किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में रिपीट किया हो और किसी मुख्यमंत्री ने जो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हो। ऐसा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। 85 के बाद तो सरकार भी रिपीट नहीं की है। तो क्या था भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, उन्होंने कैसे जनता को समझाया, अपने वादे से कैसे जोड़ा, अपने काम से कैसे जोड़ा, विपक्ष में कहां चूक रही। तमाम राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, जो 2 राष्ट्रीय दल हैं, वो अपने आप को इस लड़ाई में कहां पाते हैं, उनका वोटिंग शेयर क्या रहा, वो क्यों पीछे रह गए जबकि वो राष्ट्रीय दल हैं, ये सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भारत समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़े हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी जानेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि आप लोग भी कह रहे थे कि ना आंधी है ना लहर है, तो फिर ये ऐसा हुआ कैसे। ओपी सिंह जी हैं, ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल प्रभाकर पांडे जी हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर और गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ अरविंद यादव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में आप ही से करूंगा, प्रभाकर पांडे जी। उम्मीद तो आप लोगों ने बांधी थी, प्रियंका गांधी यहां पर आई, कैंपेन भी किया, लेकिन परिणाम जो आए हैं वो आपके आशानुरूप नहीं रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? नहीं, कोई वजह नहीं है। प्रियंका जी ने पुरजोर कोशिश किया। प्रियंका जी के आने से हमारे संगठन सशक्त हुए। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर जिलाध्यक्षों की, पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। बहुत ज़ोर शोर से हम लोग लगे रहे कि इसको जो है सुदृढ़ किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय पर्याप्त नहीं मिल पाया। उसके बाद भी भाई हमारे रैली में, हमारे कार्यक्रम में आप देखते होंगे बहुत भीड़ उमड़ती थी, बहुत लोग अपनी सहभागिता प्रदर्शित और परिलक्षित करते थे। उसके बाद भी उसको वोट के रूप में हम नहीं परिवर्तित कर पाए। इसमें 1-2 कारण हो सकते हैं। एक तो समय कम मिला और दूसरा कि समय कम मिला मतलब 5 साल से नहीं 5 साल नहीं, शुरुआत बहुत विलम्ब से हुई। 5 साल तो से आप लोगों ने शुरुआत विलम्ब से जी, प्रियंका जी 5 साल से संघर्षरत नहीं थी, वो 2 साल 1.5 साल से मैदान में उतरी। तो जो आप लोगों ने देर से शुरुआत की उसको मानते हैं? हाँ जी, देर से शुरुआत हुई। और उसके बाद भारतीय जनता तो किसी ने आप लोगों को रोक रखा था? नहीं, सुने, आगे सुने राहुल जी। फिर दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय मायावी पार्टी है। उसका माया जाल इतना तगड़ा रहता है कि वो जो है गुमराह करने का और आम जनमानस में जो न करें, जनादेश मिला है ये गुमराह करके मिला नहीं, जो न करें, जो वो नहीं किए उसको प्रचारित करना। भाई ऐसा नहीं कि सब काम बढ़िया ही किए वो, अरे किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस अच्छे कार्यों से अधिक परसेंटेज गलत कार्यों के थे इनके। लेकिन उसको विपक्षी पार्टियां, इवन कांग्रेस सहित, उसको प्रसारित हम लोग नहीं कर पाए। नहीं तो इतना जनादेश इनको मिलता नहीं। ये जनता को समझाने में कामयाब हुए कि सिर्फ मैंने बढ़िया ही बढ़िया किया। ये मुख्य उसका बिंदु था। तो आपके पास भी तो मौका था, आप भी तो बता सकते थे, जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास मौका नहीं था क्या? समय कम होने के कारण उसको मैं ही नहीं और सभी पक्षी पार्टियां बता नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के जो कुत्सित कार्य, जो समाज को स्वीकार न होने वाले कार्य, भाई जो इन्होंने किया नहीं, वो कहा, जो विकास कार्य इन्होंने किया नहीं,
वो जनता के सामने रखे और जनता को समझाने में सफल हो गए। भाई इनका फर्ज से लेके अर्श तक का नेतृत्व है, दिल्ली से लेके और कई प्रदेशों के नेता लगातार जमघट लगाए रहे। भाई ठीक है, उनका ही पार्ट है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। उन्होंने तो अब बहुत देर में शुरुआत की, उनके भी कभी 2 सांसद हुआ करते थे, वो मेहनत किए तो यहाँ पहुंचे। जी हाँ, अच्छी नहीं, बात आपके पास तो इससे बड़ा मैन पावर था, बिल्कुल, इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्कुल, आपके पास नहीं था क्या? बिल्कुल राहुल जी, आज भी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं गया नहीं है, वो मैन पावर कहीं गया नहीं है। उसको संगठित करने में थोड़ा सा विलंब होने के कारण ये स्थिति हुई। मतलब उसको जो आपके नेता है उन्हें संगठित नहीं कर पाए, इंटैक्ट नहीं कर पाए, आप ये मानते हैं? जी, एक वजह ये मानते हैं? जी, इंटैक्ट। अरविंद यादव जी, आप क्या मानते हैं? मैं देख रहा हूं कि सिर्फ दूसरे चरण में और 7वें चरण में जो कांटे की टक्कर थी, बाकी तो कहीं पर कांटे की टक्कर दिखी नहीं है, सिर्फ दूसरे और 7वें चरण में। नहीं, देखिए राहुल जी, सच ये है कि हम लोग चुनाव जीते हैं। कैसे? ये भी सच है कि 2012 के बाद हम 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, लेकिन 22 में हम, आप आंकड़ों के साथ अगर बात कीजिएगा तो हम चुनाव जीते हैं। दुख मुझे बस इस बात की है, अफसोस मुझे बस इस बात की है कि जो लोगों की उम्मीद थी, जो हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उम्मीद थी, उस आंकड़े को हम नहीं छू पाए, हम सरकार नहीं बना पाए। बस दुख इस बात नहीं, की लोगों की उम्मीद नहीं, ये आप बोलिए कि नहीं, कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी की उम्मीद थी ना। अब आप कुछ भी सोच के बैठे हो। सुनिए राहुल जी, हर उस आवाम की उम्मीद थी जो पीड़ित था, प्रताड़ित था, वंचित था, शोषित था। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? उसी ने तो हमें वोट किया है। आप आंकड़ों स्वाभाविक है आपको, मैंने इसीलिए ओपनिंग इंटरव्यू में कहा कि समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष पार्टी के तौर पर उभरी है। राहुल जी कैसे जीत हुई है हम बता रहे हैं। हमें 2017 में वोट मिला है 21.82%। 2022 में वोट मिला है कितना? 32.1%। आप देखिए ना कि बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट कम हुआ है, यानी कि 9.33% जो वोट कम हुआ है, वह मुझे मिला है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे मिला है। भारतीय जनता पार्टी 325 से कहां चली आई, मैं कहां था 47 से कहां पहुंच गया। तो सब दल, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, आप बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, या आदरणीय कांग्रेस से जो जुड़े हैं उनकी ले लीजिए, सब लोग कम हुए हैं। बढ़ा सिर्फ कौन? बढ़ा समाजवादी गठबंधन, समाजवादी पार्टी। और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत भी आप हमारी देख लीजिए कि 10.28 केवल समाजवादी पार्टी का, अभी मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, 10.28% हमारी परसेंटेज बढ़ी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो 2019 की अपेक्षा वो कहां पे हैं, ये भी आप आंकड़ों में देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की अपेक्षा 2022 में कहां पे है, भाई उनके उप मुख्यमंत्री हारे हैं, उनके तमाम मंत्री हारे हैं, उनके तमाम विधायक हारे हैं। हमारा तो ना कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, ना कोई मंत्री आ रहा है, ना कोई माननीय विधायक आ रहे हैं। ठीक है, सब लोग जीते हैं और बहुतायत संख्या में जीते हैं। हमें इस बात की खुशी है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य जो भी मतदाता हैं, सबको बधाई देता हूं। लेकिन जो गम है उस सरकार के आंकड़ों पे हम लोग नहीं आए हैं। आगे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, आप लोग लड़ाइयां लड़ते हैं। हम लोग 2022 के आगे जो भी चुनाव होगा तैयारी के साथ, तैयारी कीजिए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ संजय बेचन जी भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। संजय बेचन जी, मुझे याद है पिछले 5 साल पहले अगर देखा जाए जो बीत गया, तो तकरीबन 6 महीने तो हम लोग इसी में उलझ कर रह गए, क्योंकि ये लोग चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, ईवीएम का रोना ही। कम से कम विपक्ष का इस बार एटीट्यूड पहले दिन से ही बहुत सकारात्मक है। ये कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो गठबंधन के प्रवक्ता हैं, ये कह रहा है कि हम प्लस हुए हैं। तो कम से कम अब इस पर तो हम लोगों को डिबेट नहीं करनी पड़ रही है कि ईवीएम खराब है, चिप के जरिए वोटिंग हुई है। यानी उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, चाहे पक्ष या विपक्ष। जब विपक्ष इतना सकारात्मक रहेगा तो हम ये मान सकते हैं। जी, आपका प्रश्न जो है, देखिए, ये इनकी जो विनयशीलता है, ये बिल्कुल तात्कालिक है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है वो नैरेटिव लेड, एजेंडा लेड, प्रोपेगेंडा लेड राजनीति करता रहा है। आप देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं और
कई सारी अच्छी बातें होती हैं, तो जब बड़ी सरकारी मशीनरी होती है तो कुछ छोटी बातें भी होती हैं। अब ये जिस तरह से इनमें इनकी जो अभी दरियादिली दिख रही है वो कितने दिन तक चलती है, बहुत अस्थायी है। इनफैक्ट ये लोग अपने को मान रहे थे गवर्नमेंट इन मेकिंग, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब इनके पास चेहरा बचाने के लिए क्या है? सच बात तो ये है कि ये जन आकांक्षाओं की बात करते जरूर हैं, लेकिन ये जन आकांक्षाओं को समझने में बुरी तरह असफल रहे हैं और उसका नतीजा इनको ये हार मिली है। ये 11% बढ़ गए, 10% घट गए, 12% जो सच है अंततोगत्वा वो ये है कि ये सरकार नहीं बना पाए। हाँ। और जबकि ये पहले चरण से ही दावा कर रहे थे कि इनकी सरकार बन रही है। ये प्रवक्ता तो है कि एक पार्टी वरिष्ठ जो पत्रकार गवर्नमेंट इन पत्रकार है। वेटिंग का कर रही थी, कम लग बहुत रहा है, अच्छी वरिष्ठ बात है पत्रकार लोकतंत्र कम, के लिए। प्रवक्ता ज्यादा ये लग रहा है। सकारात्मक विपक्ष की सुन लेते भूमिका हैं। निभाए, अगर बहुत नहीं, अच्छी हम बात सुन है। रहे हैं। एक अगर वरिष्ठ पत्रकार ऐसा वरिष्ठ- कह रहा है, नहीं, नहीं, राहुल जी, अरविंद यादव जी, देखिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अगर आपको प्रवक्ता लगते हैं तो बाद में अपनी बात रख नहीं, नहीं, लीजिएगा। वरिष्ठ भाई साहब, पत्रकार उनकी बात सुनिए, प्रवक्ता उनकी बात सुनना चाहिए ना। नहीं, विनयशीलता बता रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। विनयशीलता इन्होंने आपको मतलब ये नहीं है कि मैं प्रदान प्रवक्ता नहीं, नहीं, ये हूं। तो भाजपा आप की जरा पूरी इसको स्ट्रेटजी समझिए। है ना। नहीं, अरविंद यादव जी, देखिए, सुनिए, अभी आपने जिस तरह से बात कर रखा, ये तो अगर मुझे एक पता है, वरिष्ठ पत्रकार बोल रहा है तो सुनना चाहिए ना। राहुल जी वो बोले ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के वो रूप में अपनी बोले ज्यादा राय अच्छा रख रहे हैं तो होगा। उनकी राय को सुनिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए आप मुझे, मैं आपकी पार्टी को देख रहा हूं। आप पहले दिन से ही दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, अच्छी बात है, आप जीत रहे हैं। लेकिन आप जब जन आकांक्षाओं अब की बताइए, बात वरिष्ठ करते हैं पत्रकार लोग ऐसे और बोलते उसके हैं। रेफरेंस में बात जब ये आपकी नहीं है अरविंद जी, हार को अच्छा, हम देखते लड़ाई हैं- संजय जी, मैं आ पहले रहा हूं ही, आपके पास। मान जाओ देखिए, कि हार हो गई। अरविंद जी, ये नहीं है। अगर आप उन्हें पहले, वो हर डिबेट में मेरे साथ बैठते थे, पहले चरण से 7वें चरण तक, आप उनको घेरे हैं और वो जो बात कहते हैं, अगर उनकी बात सही हुई है तो वो भी तो अपनी बात रखेंगे। नहीं, नहीं, राहुल देखिए, जी, मैं मुझे याद है, राहुल जी, सुनिए, संजय सुनिए, जी सुनिए। पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक मेरे साथ डिबेट राहुल किए जी, राहुल जी, हैं। सुनिए। आप लोग उन्हें जमकर घेरे हैं। नहीं, 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 तो अगर उनका हम घेरते नहीं है, नहीं, उनकी राय सही यही तो साबित हुई हमारी है आदत तो वो है। बोल रहे हैं। अगर वो किसी हम पार्टी घेरे के प्रवक्ता होते- नहीं है। सुनिए, अगर हम अरे भाई, घेरे वो होते तो यहाँ- आज तक कई यहाँ चैनल बंद हो हमारे गए साथ होते। वो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर घेरती जुड़े तो हैं। बीजेपी है। संजय जी, अपनी हमने बात कहाँ रखिए आप। किसी को घेरा? कोई बात नहीं, आप उनको अपनी नहीं बात नहीं रखने नहीं, दीजिए ना। इस तरह हाँ। देखिए, अगर इस तरह का सर्टिफिकेट ये देंगे तो बातचीत कैसे होगी? नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैंने देखिए, जब दूसरे चरण के चुनाव खत्म हुए तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा कि अखिलेश यादव से रणनीतिक गलती हुई है, राजनीतिक चूक हुई है और इनकी सरकार नहीं बनेगी। और वो किसी भी बेसिस पर आधारित नहीं था। देखिए, जब आंकड़ों की आप बात करते हैं, मैं भी था उस तो डिबेट में। 225 सीटें ऐसी हैं जो बेंचमार्क है जहां बीजेपी जीतती है। इनकी 143 सीटें ऐसी हैं जो बेंचमार्क है जहां इनको जीत हासिल होती है, जहां इनका कॉम्बिनेशन काम करता है। ये तो अपना किला भी नहीं बचा पाए। वोट परसेंटेज क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा, जन आकांक्षाओं को समझने में फेल हुए। क्योंकि ये जिनको मुद्दा बता रहे थे, जनता ने उनको नकार दिया है। आखिर योगी के वोटर, बीजेपी के वोटर भी तो जन आकांक्षा में शामिल हैं। अब तो देखिए, आप फिर मैं पहले कहूंगा मुझे ये तो कहेंगे समझाइए बोल लेने कि दीजिए। ये स्वीकार करें कि जन आकांक्षाओं हम अपनी को लड़ाई समझने से में इनको भागते भूल नहीं है। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है, दोनों लोगों से मेरा सवाल है। एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है जन आकांक्षाओं को समझने में, और जो आप मुद्दे रखे ना, वो मुद्दे जनता को समझ नहीं आए, वो ये कह रहे हैं। प्रभाकर जी, मेरा आप ही से ये प्रश्न है, फिर आऊंगा आपके पास। प्रभाकर जी, आप जन आकांक्षाओं को समझ नहीं पाए, लोगों को समझ नहीं पाए। राहुल जी, बेचन जी के बात से मैं सहमत हूँ। अगर जन आकांक्षाओं को समझ लिए होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती? बिल्कुल राइट, सही बात है। बिल्कुल नहीं बनती। हाँ भाई, अगर लैप्स हुआ है, अगर हम सत्ता से बाहर हुए, नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब कि भाई कुछ ना कुछ मेरिट है उस पार्टी में। भाई उसके पास कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो हम नहीं हो पाए। सही बात है। अब इस स्थिति में उस कमी के बाद भी भाई बन गया तो वक्ता हो गया, बिगड़ गया तो बकचीव हो गया। भाई बन गया तो पज हो गया, अब बिगड़ गया तो गौरिया हो गया। तो ये अलग बातें हैं। भाई आज आपकी जीत है तो आपके लिए लोग यही बताएंगे कि आप बहुत बड़े तेजस्वी हैं, आपकी मेधाविता को प्रदेश की जनता नमस्कार की, आप प्रदेश जनता के सेवक हैं, तमाम बातें उसमें आएंगी। अब हम लोगों को बात करनी है कि हम लोगों का रिव्यू करते हुए हम लोग सफल कैसे होंगे और इनके अंदर कमियां। भाई हारने के मतलब ये नहीं हुआ कि अब होता है विपक्षी दलों में
वो उपहास के पात्र हैं, उनकी अपनी बातें जो हैं अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो जाया करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। विपक्ष होता है, उसका सौंदर्य है, उसका आदर्श है, उसकी एक विपक्ष की भी एक गरिमा है कि आपके अंदर जो भी आप कमी गड़बड़ करेंगे सत्ता में रहते हुए, जो आपने गड़बड़ी किया, भाई विपक्षी पार्टियां कोई इनको लाठी मारने तो गई नहीं थी, विपक्षी पार्टियां तो इनको ही बता रही थी कि आप यह सही नहीं कर रहे हैं। भाई जो कोई पार्टी सरकार में रहती है राहुल जी, तो सब कार्य सही ही नहीं करती है, उसे गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो भाई बेचन जी की जो यह क्या कहते हैं कुछ है, इनके बाद से कुछ व्यक्तिगत उस टाइप का लगा, इसलिए अरविंद जी ने विरोध किया इनके बातों का कि भाई उस समय हम विपक्ष में हैं तो हम क्या करेंगे, आपको माला तो पहनाएंगे नहीं, न तो आपकी आरती उतारेंगे। आप अगर गलत करेंगे, आप अगर भाई कोई पार्टी कहेगी, बेचन जी आपसे कहेगी कोई पार्टी कि नहीं मैं चुनाव हार रहा हूँ, अगर कोई विपक्षी पार्टी ने कहा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, तो उसमें ये ब्लेम के लायक नहीं है, उस पर कोई यह आरोपित नहीं कर सकते हैं कि आपने ऐसा कह दिया था। अरे चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ कहा, तो नहीं कही। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि हम गर्मी उतार देंगे, चर्बी हटा लेंगे? मैंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री को गर्मी उतार देंगे, हटा देंगे, चर्बी उतार देंगे, क्या सही है? प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद फिर बुलडोजर उसी तरह चलेगा, तो जनता इस बार जान ले कि वह बुलडोजर माफिया अपराधियों तक कहीं रहेगा कि आम जनता पर भी चलेगा। अब इसको जरा डिफाइन करने नहीं, कब आम जनता पे चल गया था, इसके पहले आम जनता पे कब चला, कोई एक आध मामला आप बताइए। राहुल जी, प्रभाकर जी आप नहीं राहुल जी राजनीतिक जीवन में है, नहीं राहुल कब खुल के एक आध आम जनता पे चल गया, राहुल जी वो जरा बताइए तो ना। राहुल जी मेरी बात सुने, मैं क्या कहा उसको ध्यान से नहीं सुने आप। मैं कहा नहीं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। मैं कहा भाई ऐसा है कि अपराधी है, मवाली है, माफिया है, आपने बुलडोजर चलाया, ठीक भाई, वो अपराधी मवाली माफिया तो बाद में हुआ ना, क्या उसको आम जनता से हटाते हैं क्या? जनता तो भी है। हमारा कहने का उद्देश्य नहीं है कि माफियाओं पर न चलाइए, अगर माफिया अपराधी है अगर तो भी तो आम जनता है, जनता तो ही है। प्रभाकर जी, अगर आम जनता की जो मेहनत से अपना घर बनाता है, जमीन बनाता है, उसकी जमीन एक आदमी कब्जा कर लेता है, एक आदमी कब्जा करके लेता है। राहुल जी, किसी पार्टी की विध्वंसक नीतियां, कोई किसी पार्टी की चाहे जिस मामले में हो, अब बुलडोजर को महिमा मंडन किया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद भाई, क्योंकि बुलडोजर विध्वंसक है, वो विध्वंस कर रहा है, तो भाई आप एक दे रहे हैं कि माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चलाऊंगा, आप सही चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो काम जनता है कि नहीं है? वो भी तो है भाई। क्या ये कुछ जरूरी तो है नहीं कि आप जो बुलडोजर चला रहे हैं वो सिर्फ अपराधी ही हो, सिर्फ मवाली ही हो भाई। बुलडोजर को महिमा मंडित, तो यही तो विपक्ष की खूबसूरती है। आप तो यही कह रहे थे, कितनी बार आपने इसका विरोध किया खुल के? बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहे हैं भाई, विध्वंस का महिमा मंडन हुआ ना भाई, बुलडोजर बाबा बुलडोजर ना। यहाँ पर प्रभाकर पांडे जी है, संजय बेचन जी, ये कांग्रेस के नेता है, इनका कहना है कि विध्वंसक चीजों को हाईलाइट करके, गुमराह करके, तमाम चीजों को बात कह रहे हैं, इस तरह से चुनाव जीता गया है। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना मत है। मैं मानता हूं कि जनता ने एक सकारात्मक वोट दिया है और विपक्ष को इतनी दरियादिली दिखानी चाहिए कि वो इसको स्वीकार करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये विध्वंसक राजनीति करते हैं तो आज की तारीख में इनकी संख्या 125 है, ये विधानसभा में बहुत पावरफुल हैं। और विपक्ष, देखिए लोकतंत्र जो है, सरकार सिर्फ पक्ष से नहीं बनती है, सरकार का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका विपक्ष भी है, जिसको शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शैडो चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस बुलडोजर के ऊपर जो महावत का काम है वो अखिलेश जी को करना है। जनता ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये जब से सत्ता में आए 2014 से सकारात्मक राजनीति इन्होंने किया ही नहीं, को मिली है। इनकी राजनीति बुनियाद तो नकारात्मकता से भरी रही भाई। वरिष्ठ पत्रकार महोदय, इनको वोट सकारात्मक मिल गया, ठीक करो ना। ये राजनीति सकारात्मक नहीं किए, जनता ने ये राजनीति सकारात्मक नहीं किए, इनको जनता ने सकारात्मक वोट दे दिया। इनकी राजनीति तो सकारात्मक कर रहे हैं। ये जनादेश का अपमान है। अपमान नहीं है राहुल जी, ये जनादेश का अपमान है। फेर है, नहीं, उनके समझने का फेर है, ये जनादेश का अपमान नहीं है। आप जनता को मूर्ख कहेंगे, आप जनता को मूर्ख कहेंगे। नहीं, मूर्ख नहीं कह रहा, मूर्ख यही कह रहे हैं। नहीं, आप डायरेक्टली यही तो कह रहे हैं। राजनीति हमेशा नकारात्मक रही, जनता का मत सकारात्मक हो गया, जनता सकारात्मक।
भाई मैं जनता कह तो इतनी दिया, मूर्ख है। मैं तो कह नहीं, दिया सुनिए भाई, ना, पीताम्बरी प्रभाकर जी, पहनने में माहिर, प्रभाकर जी, पीताम्बरी सुन लीजिए। पहनाने में माहिर। अरे भाई पीताम्बरी पार्टी है भाई, ये गुमराह करती है, भय भय देती नहीं है, ये तो गुमराह जनता करती है पार्टी। जनता है ने नकारात्मक ये लोग प्रचार किए, जनता समझ गई। जनता का वोट समझ गई नकारात्मक जनता। इनके लिए फिट बैठ गया। इनकी राजनीति शुरू से नकारात्मक रही। यह तो व्यक्ति कहाँ राजनीति से चूक करता हो गई, है, आप यह समझा नहीं राजनीति पाए। भारतीय जनता आपके पार्टी पास राजनीति भी करती है दूसरे लोग संप्रदाय हैं। की, राजनीति करती है सहिष्णुता की, हाँ। राजनीति करती है भूख की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार, सबकी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। राजनीति कहाँ सकारात्मक किस व्यक्ति, हम तो ये कहे इनको वोट सकारात्मक मिल गया, ये सत्तासीन हो गए। भाई पहले ही मैं कहा कुछ मेरिट इनके अंदर है, तभी तो ये दोबारा सत्ता में आए। कैसे सत्ता में आए तो वो होते? मेरिट आप अपने लेकिन अंदर भी लाइए। ये बेचन जी ने कहा कि ये सकारात्मक राजनीति किए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इनकी राजनीति टॉप टू बॉटम, नक्श से लेके शीर्ष चलिए तक, ये पूछूंगा मैं बेचन जी से, लेकिन अरविंद यादव जी भी यहाँ हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जिम्मेदारी आप पर बढ़ जाती है। देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहे हैं और मैंने भी अपने कहा, ओपनिंग आप विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए। हाँ मैंने आपसे कहा कि देखिए- विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे और साथ ओपी सिंह भी जुड़ गए राजनीति हैं, करने भारतीय वालों जनता को पार्टी ठीक के कर दे। प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, मेरा जवाब आप ही से है। देखिए सवाल। देखिए सच बात यह है कि चाहे हम लोग सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, कभी भी जन आकांक्षाओं पे हम लोग भागे नहीं है। हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और आगे भी पुरजोर तरीके से जहां भी हम लोगों को लगेगा कि सरकार गलत कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं जातीय धर्म संप्रदाय वर्ग में बट रही है, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। नहीं, भागे और- तो नहीं ना, पैरेलल नहीं, विधानसभा तो नहीं बना आदरणीय, देंगे। देखिए, मुझे आदरणीय, याद है, देखिए, एक राहुल बार जी, आप- राहुल जी, सुनिए। एक आदरणीय- सत्र चल रहा था, आप लोग पैरेलल विधानसभा करके बहस करने लगे थे। नहीं, विधानसभा में देखिए, रहेंगे तो ना राहुल जी, जो देखिए, इतना बड़ा आपको नहीं, मैंडेट नहीं, मिला राहुल है, जी, एक मजबूत सुनिए विपक्ष के राहुल तौर जी, पर। 200 कुछ विधायक माननीय योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे। हम तो विपक्ष में थे, अपने विधायक इनके उनके। अपने विधायक बैठ गए थे, तो उनको तो आप नहीं कह रहे हैं। आदरणीय संजय चौहान जी, संजय चेतन जी कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम हुआ। मैं पूछता हूं आदरणीय संजय जी कि 2019 की अपेक्षा 2022 में बीजेपी का 8.68% वोट कम हुआ और सपा में कैसे बढ़ा है 10.28%। चलिए ठीक है, आप गदगद रहिए, खुश रहिए, अच्छी बात है। परसेंटेज गया ओपी सिंह जी, और देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, ठीक है, हो गई। आदरणीय शिवपाल ओपी जी सिंह जी ने को जोड़ लेते हैं। ट्वीट किया है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम भागने वाले हैं, भागते ही लोग ओपी हैं। सिंह जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, मैं आपको बता दूं इस बहस में इस बार 2017 की तरह विपक्ष का ईवीएम का रोना नहीं है, कम से कम अच्छा है। ये पत्रकारों का भी समय बचा, सकारात्मक राजनीति हो, बहस हो, अच्छी बात है। ये अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है गठबंधन के तौर पर जो यहां पर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम बढ़े हैं, ये सकारात्मक मूड में है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, ठीक है, जो सत्य है वो सत्य है राहुल जी। समाजवादी पार्टी जो है 47 से 125 पहुंची है, तो हम इसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते ना। हम तो कहेंगे कि भाई ठीक है, आपकी जो है सीटें बड़ी है, लेकिन उसका क्या हुआ? चुनाव के पहले जो बड़े बड़े वादे होते थे, जरा इनके बोल सुनिए। इनके नेता जो है वो अखिलेश यादव की बोल सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल सुनिए, केशव ओम मौर्य जी प्रकाश के भी राजभर बोल के सुन बोल लेते हैं। सुनिए। कहाँ गए? अरे और आदरणीय तंब भरी केशव आवाज। मौर्य जी के भी बोल सुनो, सुन लीजिए। एक मिनट, एक अभी आए हैं, अभी आए, बात अरे सुन लीजिए, सुनो, मौका मिलेगा सुनो, आपको ना, ए मौका भाई मिलेगा, राहुल जी, मौका मिलेगा। हाँ राहुल बोलिए। जी, राहुल जी, मैं दिन भर में कम से कम 2-4 चैनलों पर करता हूं, भारत समाचार को। चलिए, और बोलिए, ब्रजेश बोलिए, जी को मैं विशेष रूप से इस बात के लिए मानता हूं कि वो कम से कम जो हम बोले वो सुने, जो वो बोले, क्योंकि हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे। बिल्कुल हम सही बात आपके है। माध्यम से जनता में उस संदेश को पहुंचा रहे हैं जिसको लाखों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल अब सही ये बात तो है। लड़ने के मूड में है। अरे भाई लड़ तो लिया ना, अब लड़ सही लिया, सही बात है, लड़ तो गंगा लिया, हो गई, EVM जितना का लड़ना रोना था, भी जो खत्म मिलना हो था गया। आपको मिल गया। आप कच्चा वाला हाँ, लड़ लिया। लड़ते ही हाँ, कहा। लड़ लिए। अब जो है, आपकी हकीकत अब थी जो आपको है, दिख गया हमको- आईना, हाँ, और जो सुनिए, बीजेपी का था अब वो हम- उनको दिख गया। चलिए बताइए ओपी सिंह जी। हाँ, देख गया। अब देखिए करना क्या होगा कि हमें आपको सबको मिलकर के रचनात्मक राजनीति करनी होगी और वो बिल्कुल। प्रदेश के हित में करनी होगी। तू मैं से अब जो है आपकी सरकार नहीं बन जाएगी ना, हमारी सरकार टूट जाएगी। जिसको जो जनता को, जनता जनार्दन को बनाना था, जनता जनार्दन ने बना दिया, जिसकी सरकार है। आपको तो जनादेश को सिरोधार्य करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जनता ने जो जनादेश दिया मैं उसको सुधार करता हूं
और मैं आत्मचिंतन करता हूं, वो इस प्रकार से आत्मचिंतन करता हूं कि कल तक जो सरकार बनाने का अंगुली ना उठाइए, अंगुली आपके बारी आएगी बोलने की। मैं समझ रहा हूं कि नहीं, आप अपनी बात रखिए। दिल की क्या हालत होगी, दिमाग की क्या हालत होगी। चलिए आप अपनी बात वो रखिए। मैं समझ रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं। हाँ, तो मैंने कहा कि वो करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था ये अरविंद यादव जी को और प्रभाकर पांडे जी को, खैर कांग्रेस एक है, वो 16 का जो एक है नसरानी का, जब हम नहीं सुधरे तो क्या सुधरोगे, जब इनके नेता नहीं सुधर पाए, जन भावनाओं को जान नहीं पाए, केंद्र में विपक्षी पार्टी की हैसियत नहीं रही, उत्तर प्रदेश में निर्दलियों से नीचे चले। मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो गलतियां आप पिछले 4-5 चुनावों से दोहराते चले आ रहे हैं, अगर उसी गलती पर हम चलेंगे तो कल हमको भी नकार देगी जनता। आप जन भावनाओं को समझिए और जन भावनाओं के अनुरूप चलिए। राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और जनादेश के विरुद्ध मत चलने का प्रयास करिए। भूल जाइए, अभी आप चल रहे हैं परिवारवादी, वंशवादी और आप जो है तुष्टीकरण, जातवाद की राजनीति पर। अगर हम चले होते तो आज हमारी भी स्थिति यह ना होती कि 37 साल बाद प्रचंड बहुमत से हम दोबारा जो उत्तर प्रदेश में आते। 37 साल बाद दोबारा आए। हमने नोएडा के मिथक को भी तोड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री ने दोबारा जो है जिस तरह से, जिस गौरव से, जिस स्वाभिमान से और जिस पूर्ण बहुमत से सरकार में आए हैं, इसकी आपको भी सराहना करनी चाहिए। मैं आपके भी सराहना करता हूं पार्टी की कि आपकी नेता प्रियंका वाड्रा ने पूरे 4 महीना, लेकिन 4 महीने से 4 दिन की राजनीति होती है पांडे जी। जब 5 साल राजनीति करोगे, जनता के बीच में रहोगे, जनता के दुख दर्द में रहोगे, तब तो होगा। अमेठी भी गई, रायबरेली भी गई, चली गई। मैं ये कह रहा हूं, अब भी आप चिंतन कर लो, लेकिन आप नहीं करोगे। कुछ लोग चालीसा पढ़ेंगे, प्रियंका वाड्रा चालीसा, अखिलेश चालीसा, मायावती चालीसा। चालीसा छोड़ो और जनता के अनुसार, जन भावनाओं के अनुरूप चलो। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। बाकी जो हमारी जिम्मेदारी है, हमको दोबारा सत्ता में सरकार लाई है। चलिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप दोनों लोग मिलकर किया है, आप दोनों लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाइए। आप पक्ष के तौर पर, ये विपक्ष के तौर पर, और अच्छा शासन देंगे और उत्तर प्रदेश में और विकास करेंगे। चलिए, आपसे मिलकर करेंगे। ये अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों के बाद, सबके साथ जरा सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं बेचन साहब, आपके पास आ रहा हूं आपके पास। देखिए जल्दी से करिए बात अपनी। राहुल जी, बातें तो आ गई सत्तारूढ़ दल के आदरणीय ओपी साहब जी के साथ। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अब ये वो विपक्ष नहीं है 17 वाला, मजबूत विपक्ष है, तो थोड़ा इसको भी समय दिया जाए और टीका टिप्पणी न किया जाए। अभी तो ओपी सिंह जी अभी आए हैं, देखिए आप लोग के ओपी सिंह जी अभी जुड़े, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। नहीं, उसके बाद भी आपको संख्या बल का वो दिखा रहे हैं। अब देखिए, आप संख्या बल का भौकाल दिखा रहे हैं कि हम 125 बोलने लगे। नहीं, धमकी शुरू हो गई आपकी। नहीं, धमकी शुरू हो गई। धमकी मैं नहीं दे रहा हूं, हम 125 वाले विपक्ष है। 125 वाले विपक्ष, हम विपक्ष की बात करें, मजबूत विपक्ष की बात करें, तो आप धमकी आपको समय नहीं मिला। यही परसेप्शन गलत है ना। 4:29 हो रहा है, लगातार आप ही और प्रभाकर जी बोल रहे हैं। ओपी सिंह जी अभी जुड़े हैं, यही परसेप्शन अपनी बात रख ली, तो कि हम लोग कुछ भी बात कहते हैं तो आप लोग शुरू कीजिए। ऐसा ना बोलिए ना, आप बोल रहे हैं कि देखिए लड़ाई की बात आई, आदरणीय ओपी जी ने लड़ाई की बात की, आदरणीय ओपी जी ने लड़ाई की बात की। मैं सर तुरंत आ गया आपके पास इसके बाद। राहुल जी कि देखिए, सच ये है कि देश की आजादी से लेके अब तक हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। देश की आजादी में भी लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। ठीक है, लंगोटा हमने चढ़ाया है। आप कच्छा पहन के अंग्रेजों के सामने घुटने हमने नहीं टेके थे और न अब टेकने वाले हैं। हम लोग उस दल से आते हैं जिस दल की विचारधारा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये 2022 चल रहा है ना। सुनिए, बिल्कुल सही है। ये 1947 से पहले का भारत नहीं है, 2022 1947 की विचारधारा वाले लोग नहीं। आप कह रहे कच्छा पहने और हम भी 1947 की विचारधारा वाले। 22 चल रहा है। अब सुनिए राहुल, मोबाइल में देखिए, चेक कीजिए। और राहुल जी अब सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, देखिए लड़ाई की बात हो गई, विपक्ष की बात हो गई, जनकांक्षाओं की बात हो गई। मैं कह तो रहा हूं, जल्दी से करिए। कि मुद्दों के साथ अभी भी हम लोग लड़ाई करेंगे। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और आप जो बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं ईवीएम की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपनी ईवीएम की रक्षा
जनता की वोटों की रक्षा समाजवादी गठबंधन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ठीक है, आपकी बात हो करनी गई। पड़ी है। संजय बच्चन जी, संजय बच्चन जी, एक मिनट और आगे भी बच्चन किसी जी, प्रकार की लूट हो नहीं गई होनी बात चाहिए। सर, आपकी बात हो गई, शांत रहिए। हाँ राहुल जी, बोलिए बोलिए। मेरी शुभकामना समाजवादी पार्टी को है, वो रोज पटके भाजपा को विधानसभा में, हाँ वो सरकार को रोज घेरें, क्योंकि बहुत एक कविता है कि अगर सड़कें आवारा हो गई, सड़कें अगर सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये जो है विधानसभा को आवारा ना होने दें, रोज सड़क पे रहें, मेरी शुभकामना है। बट क्या इनमें वो मादा है? 5 साल तो नहीं दिखा पिछले में। अब सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूं। देखिए, बाकी लोग जहां जीत को सामने देखकर लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी वड्रा निश्चित हार को देखकर लड़ रही थी। और मैं प्रियंका गांधी वड्रा के राजनीतिक साहस का सम्मान करता हूं और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जो कांग्रेस की नींव जो एकदम उत्तर प्रदेश में जर्जर हो गई थी, उनको सीट कितनी आई, वोट परसेंटेज कितना आया, कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, 400 सीटों पे जमानत जब्त हुई, क्या हुआ, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक महिला फील्ड में जाकर मुद्दों को लेकर, जहां उसको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने अपनी लड़ाई छेड़ी है, उसका सम्मान करता हूं। और मैं ये कहता हूं, मैं कांग्रेस में संभावना देख रहा हूं। अगर प्रियंका गांधी इसी तरह जमीन पर लड़ती रही और ये वामपंथी विचारधारा के प्रभाव से, एनजीओ के प्रभाव से, सिर्फ कार्यकर्ताओं के तरह से साथ जिस तरह वो कम्युनिकेट कर रही है और जनता के साथ जो उनके संवाद की शैली है, वो अगर उन्होंने बरकरार रखा तो 2024 में मानिए कि कांग्रेस उठकर खड़ी दिखेगी आपको। पहली बात। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 5-7 मुद्दे उठाए। पहले अखिलेश बहुत अच्छा चले, उन्होंने एक विजय रथ चलाया, बढ़िया माहौल बनाया, उन्होंने समझौते किए, उन दलों को सीटें दी, लेकिन धीरे से वो एक अवसरवादी लोगों के जाल में फंसे। और क्या हुआ कि बाद में वो जमीन में भी नहीं रहे और आभासी दुनिया में व्यस्त हो गए। जो गलतियां उनसे हुई, जाट को ही किसान मान लेना, किसान आंदोलन का मुद्दा उन्होंने उठाया जरूर, लेकिन उनके लिए सिर्फ किसान का मतलब जाट ही था। और इसका फायदा जो है, जो बीजेपी को फायदा हुआ 91 से, जहां बीजेपी 50 सीटें घटने की उम्मीद कर रही थी, वहां सिर्फ बीजेपी की 17 सीटें घटी। तो इसके जिम्मेवार सिर्फ अखिलेश यादव हैं, क्योंकि उनके लिए किसान का मतलब सिर्फ जाट था और बाकी जो जातियां थी वो उनके लिए किसान न किसान थी न वोटर थी। उन्होंने या तो अल्पसंख्यकों को टिकट दिया या जाटों को दिया, मोटा मोटी। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो अन्य पिछड़ी जातियां थी और अगड़ी जातियां थी, वो भाजपा के पक्ष में गोलबंद हुई। अखिलेश जी को ये बात जब समझ में आई तो उनके रणनीतिकारों ने उनसे दूसरी गलती कराई। उन्होंने दूसरे चरण के बाद 100 सीटें जीतने का दावा किया, मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका हूं। और जब उन्होंने 100 सीटें जीतने का दावा किया तो उनका एकमात्र मकसद था अपनी जीत दर्शाना नहीं, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको ये मैसेज देना था कि रुको, बटो मत, मैं आ रहा हूं, मैं जीतूंगा, मैं भाजपा को हरा रहा हूं। और यही तीसरे फेज के बाद से भाजपा ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। आप संजय बच्चन जी, ये दो कारण हो गए, दो कारण थे, लेकिन वो जन आकांक्षाओं को छोड़कर नैरेटिव्स के पीछे भागने लगे, प्रोपेगेंडा के पीछे भागने लगे। चलिए ठीक है, करना चाहिए समाजवादी ओपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं, मुझे और प्रभाकर जी भी। बीजेपी का प्रवक्ता बजाने की बजाय अपना आत्म अवलोकन करें ये लोग। ठीक है, आत्मावलोकन करने की नहीं चाहिए। प्रभाकर जी को भी जरूरत है और अरविंद जी को। ओपी सिंह जी, आप बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि चुनाव तो हो चुका है, अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे, सरकार कैसे बनी, और समाजवादी पार्टी जो कल तक सरकार बनाने का दम भरती थी वो हार क्यों गई। आत्मचिंतन इस बात को हो रहा है कि इस देश की राष्ट्रीय पार्टी जिसने 70 साल में 60 साल सरकार बनाई, उसके 380 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त क्यों हो गई।
क्यों 2 पर सिमट गई? कुमारी बहन मायावती जो 400 सीटों पर 3 पर चुनाव लड़ी, वो मात्र 1 सीट क्यों जीती? तो देखिए, मेरा यह है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एक दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। मैं उपदेश देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सीटें घटी तो हमें भी आत्ममंथन करना है, हमें भी अपनी रणनीति बदलनी है। और जो इनका सुपड़ा साफ हो गया, वो लड़ने की बजाय अगर वो बैठ करके उसको देखे और समझे तो ये जरूरत है। अभी हमारे अरविंद यादव जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। देश की आजादी के पहले भी इनकी पार्टी का जन्म था, इनके नेताओं का जन्म था, और वो अंग्रेजों से भी लड़े हैं। और इन्होंने कहा बड़ी लड़ाकू, मैं मानता हूं कि इनकी पार्टी लड़ाकू पार्टी है। वो घर के अंदर भी लड़ती है, घर के बाहर भी लड़ती है। अरे घर में ना लड़ती तो घर की स्थिति ना होती, आज अर्पणा यादव हमारे साथ ना होती, चाचा जो है नाराज होके कहीं बनवास न गए होते, पिताजी को कार्यालय में घुसने न दिया। औरंगजेब के बाद पहला इतिहास है जिन्होंने अपने बाप की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये आत्मचिंतन करने की बात है, ये देखने की बात है। आप इसको देखिए, आप हमारी टीका टिप्पणी है, सुनिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। यही बात 2022 में अरविंद जी, यही बात आएगी, मैं आपको रखूंगा, यही बात बोल दीजिएगा। इसको लिख लीजिएगा ना, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जब आपकी बारी है तो बोल दीजिएगा ना, अरे बोल दीजिएगा, आपकी जब बारी आएगी तो नोट कीजिए इसको। हाँ, ना मिले तो बताइए समय आपको। हाँ बोलिए। हाँ राहुल जी, मैं पूछ रहा हूं कि ये अरविंद यादव किस पार्टी के हैं? अरविंद यादव किस पार्टी के हैं? ये गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं पीएसपीएल का हूं। पीएसपीएल के हैं, किस? पीएसपीएल के हैं, लेकिन गठबंधन की बात रख रहे हैं। अच्छा, शिवपाल वाली? हाँ, अच्छा, शिवपाल वाली पार्टी के हैं। जाने आप दीजिए भूल गए बड़ी आदरणीय जल्दी। ओपी जी, ओपी अगर सिंह मैं जी, आप आपका भूल गए। सम्मान कर रहा हूं, 1 मिनट, आपके नेताओं का ठीक है। सम्मान कर रहा हूं, तो आपसे उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। आप लोग की संस्कृति और सभ्यता अगर यही हो तो मैं पूरा उम्मीद कर अरे सकता यार, मैंने यही हूं। पूछा लेकिन तो मैं शिवपाल अगर जी वाली आपका पार्टी के सम्मान आप कर हो, रहा हूं, जिनको आपके पूरे तमाम उत्तर प्रदेश नेताओं में एक को सीटें इस मिली उम्र थी। में होते हुए भी सम्मान कर रहा हूं, सम्मान तो आपकी आपके तो बहुत गठबंधन उम्र ने है, किया। आप बहुत जब सम्मानित चुनाव हैं। हारने लगे लेकिन तो इस डीएम, तरीके एसपी, के शब्द का सीडीओ, प्रयोग एडिशनल एडीजी की आदरणीय गाड़ी तोड़ ओपी जी दिया के मुंह से नहीं और शोभा वाहनों की देती। तलाशी ले रहे थे। सोच रहे थे कि इसके अंदर ईवीएम होगा। भाई ये तो आपका स्वभाव है, मैं उससे अरविंद जी क्षमा करिएगा, मैं आपके क्षमा तो स्वभाव मैं के मांगता विपरीत हूं नहीं महोदय बोलूंगा। आपसे। आपका जो स्वभाव है आपकी बोलिए। सभ्यता और संस्कृति से क्षमा मांगता हूं। जो आरोप आप लोग मुझ पे लगाते हैं, नहीं, हम लोग के वो विचारधारा ठीक है, और सुन दल लीजिए। पे लगाते हैं, मैं दिक्कत क्षमा क्या चाहता है हूं आपसे कि कि आपकी सभ्यता और अरे सुनिए संस्कृति भाई, यही है कि मैं दिक्कत आपके क्या है? नेताओं को सम्मान करूं। मैं आदरणीय ठीक है, ओपी सिंह सभ्यता जी को संस्कृति हूं, वाली सबसे आदरणीय अच्छी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी जी को पार्टी है, हूं, लेकिन शांत आदरणीय तो रहिए। मुख्यमंत्री जी को हूं। अरे शांत तो और रहिए भाई। आप इस तरीके की बातें करेंगे, आप चलिए कोई बात अरे नहीं, शांत रहिए चलिए भाई। आगे बढ़ते हैं। हमारे नहीं, शांत क्या हमारे शांत साथ और भी रहिए। मेहमान है, ठीक है, आप ये दोनों लोगों की हमारा बात आपका होगी। डिस्कशन नहीं हो रहा। ओपी सिंह जी, जल्दी अपनी बात को खत्म कीजिए प्लीज, नहीं, इनमें अब उलझिए शांत मत। रहिए, आप अपनी बारी का सुनिए। वेट कीजिए, मुझे प्रभाकर जी के पास जाना देखिए, पड़ा। ओपी सिंह जी बात, हाँ, मैंने ये शिवपाल जी कहा, वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम हाँ, सम्मान से लिया जाना सुनिए भाई, चाहिए। राहुल जी, अरे भाई शिवपाल जी, मैंने कहा, राहुल जी, मैंने ये कहा हाँ। कि जो इनकी पश्चिम की गणित थी, पश्चिम के गणित में भी 36% वोटों का इजाफा हुआ है हमारा, पिछली बार से भी इजाफा हुआ। और जो इन लोगों ने गणित जोड़ी थी ना, जाट और मुसलमान की, वो दोनों हमारे साथ चले, वो दोनों वोट हमारे साथ चले। मैं इनको यही बता रहा हूं कि भैया, अब जातिवाद, तुष्टीकरण और जो धर्मवाद का नारा दिए थे वाईएम, अखिलेश यादव ने सही नारा दिया था कि वाईएम की जीत होगी, योगी मोदी की जीत होगी। यह अपने पिता की तरह, जैसे मुलायम सिंह यादव ने 2014 से 2019 के लोकसभा में खुलेआम संसद में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि आप पुनः प्रधानमंत्री बन के आइए, वैसे अखिलेश जी ने तो नारा दे ही दिया था या वाईएम के, योगी और मोदी की। और हमारी लोकप्रिय योगी और मोदी की जोड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की परचम फहराई है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपको। बनी है। लेकिन प्रभाकर जी, आपसे उम्मीद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी इतिहास बनाया है, मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, बदौलत इतिहास बनाया। ये कांग्रेस के भी एक नेता है प्रभाकर जी,
आपको संजय बेचन ने भी कहा और कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अब अगली लड़ाई आप ही से है। क्षेत्रीय दल तो गए, उम्मीद आपसे बीजेपी को बहुत है, आपकी पार्टी से, आपके दल से। संजय बेचन जी बहुत तारीफ कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार वो कह रहे थे प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की। नहीं, ऐसा है राहुल जी कि भाई जो तारीफ करने लायक होगा उसकी तारीफ लोग करेंगे ही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपने छल छद्म आचरण से बाज नहीं आएगी। अभी ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि चालीसा, अरे भाई सिंह साहब, चालीसा तो कांग्रेस को बता रहे हैं, आप तो जो है 120 पढ़ते रहे ना भैया। जब 2 सीट पाए तब, जब आपका दीपक चुनाव चिंता तब 120 ही पढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस के चालीसा का न तो आप विन्यास कर सकते हैं, न तो उसके आत्मसाक्षिता को। नहीं, मेरी बात सुनिए सिंह साहब, मेरी बात सुनिए। अगर आप अब हमको 2014 से 2022 चालीसा पढ़िए। नहीं, सिंह साहब एक अच्छे श्रोता की तरह मैं श्रवण करते रहा आप जैसे प्रखरवक्ता की बातों को, तो जरा मेरी बात भी थोड़ा सा 1947 की बात करेंगे तो कितना सुना जाएगा? थोड़ा नहीं, आप तो छठी सती ईसा पूर्व की बात करते हैं, हम तो 1947 से पहले की ही बात कर रहे हैं। आप जरा जानिए, आप तो कहाँ से वो व्यक्तिगत आक्षेप से अच्छा है कि हम अपनी बात को रखें, नहीं व्यक्तिगत इसी पे को आगे बढ़ाएं। नहीं राहुल जी, ये 2 घंटे की बहस है। नहीं राहुल जी, आराम से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है ना, मेरा स्वभाव है करने का है बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब बहुत दिन बाद पकड़ में आए, इसलिए मैं कहा कि थोड़ा सा इनको पीताम्बर खुदे पहनाते हैं, थोड़ा सा भी पहन लें, और कोई बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि प्रियंका जी का जो कार्य करने की क्षमता है, जो उनकी प्रखरता है, जो उनकी भावभंगिमा है, वो मतलब अपने श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। अभी वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने भी कहा और भी लोग कहे, और इसी के कारण जो है हम लोग उनसे बहुत आशान्वित हैं। लेकिन राहुल जी, आशा शाश्वत प्रकाश है, और उस शाश्वत प्रकाश की अनुचरणता कांग्रेस के पास है। हम उसी शाश्वत प्रकाश के पीछे चलेंगे, और प्रतिकूलता की घोर प्रहार भी हमको प्रहारित नहीं कर पाएगी। राहुल जी, उस घोर प्रहार को भी काटने कांग्रेस को आती है, और इसको जो है, और उस प्रतिकूलता के प्रचंड से अधिक प्रचंड बनना है कांग्रेस को। ये हमारा क्या है, ये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इसके लिए, हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इसके लिए, और बिल्कुल करेंगे। ये चुनौती देने के लिए तैयार है ओपी सिंह जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी हमको बताए या न बताए, भाई ये तो बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रकाश सिंह जी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये तो बता रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इसके लिए साधुवाद इनको भाई इतना तो बता रहे हैं। हाँ, ओपी सिंह जी, आप लेकिन अब कांग्रेस धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन राहुल जी, सत्ता पाही काहू मद नाही, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं वरिष्ठ नेताओं में वो तो मदानता की थोड़ी सी बू आ जा रही है बोलते बोलते। तो भाइयों की तो हो सकता है कि हर्ष की पराकाष्ठा हो, हर्ष के उत्साह में उत्साहवर्धनता की श्रेष्ठता हो, तो अभी तो उत्साहित रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसको भी मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, इतनी बड़ी फाइट थी कि होना चाहिए। और रही अगर आदमी सुख में सुखी ना रहे और दुख में दुखी, इससे परे जाए भगवान हो जाएगा, फिर वो भगवान हो जाएगा, लगातार दबाया है। तो अब थोड़ा सा इनका सुनिए, ये जीत के आए हैं, इनका सुनना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग 2 महीने रोज जो है एक ऐसा मुद्दा लाते थे, ये सरकार के पक्ष में बैठे लोग अपने बचाव के लिए इधर से उधर पूरी ताकत झोंक रखी थी। अब तो थोड़ा इनको दो मौका भाई, मैं मानसिक अब तो बोलेंगे ये। अब जीत गए हैं, जनता साथ है, तो थोड़ा तो होगा, थोड़ा वैशिष्ट फील तो होगा, क्योंकि जनता ने झोली भर के वोट दिया है। हाँ बिल्कुल, जहां पर सही कह रहे हैं, वही तो ओपी सिंह जानना चाह रहे हैं। आप दूसरा फेज छोड़ दीजिए और 7वां, बाकी हर जगह आप लीड बना के रखे, कैसे आपने ये किया? राहुल जी, एक बात कहता हूं, इतने दबाव के बाद, इतने कुप्रचार के बाद भी ये 273 ले आए। जनता ने बहुत झोली भर भर के इनको दिया है वोट। हाँ, उन्हीं से पूछ रहा हूं, ओपी सिंह जी को, ओपी सिंह जी से आपसे ही मेरा सवाल है। इनका वोट परसेंटेज गजब बढ़ा है, काफी बढ़ा है। प्रधानमंत्री को देखिए, लगातार महिलाओं से बात करते रहे। हाँ, अरे उनको चुप कराइए, वरिष्ठ पत्रकार संजय जी को चुप कराइए। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अगर वो कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार की बात तो सुननी चाहिए ना। अगर वो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने 2 महीने बहुत सुना है। जब पारी आए तो बता दीजिए कि आप ही की लड़ाई होगी। हाँ, ओपी सिंह जी बोलिए।
तब वो बोलने देंगे। एक मिनट, ओपी सिंह जी। जी 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 जी, सबसे पहले तो ये है राहुल जी कि मैं 3 साल से प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस के आदरणीय प्रभाकर पांडे जैसा विद्वान, दार्शनिक और उम्मीदवादी मैंने आज तक प्रवक्ता नहीं देखा, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत सूझबूझ के। हाँ, पूछ क्या रहे थे राहुल जी? मैं यही पूछ रहा हूं कि जो 5 चरणों में आपने ये अप्रत्याशित जीत हासिल की है, तो ये कैसे किया आपने? देखिए, उसका सीधा सीधा फंडा है। पहला कुछ कारण मैं बता रहा हूं। पहला कारण, हमारा जो चेहरा था, जो हमारा नेतृत्व था, बिल्कुल, चाहे वो केंद्र में आदरणीय मोदी जी का हो, चाहे प्रदेश में योगी जी का हो, या एक ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठी, प्रदेश और देश के आत्मसम्मान और मान को बढ़ाने वाले, प्रदेश और केंद्र में विकास करने वाले, सारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव की हमने चलाई है। केंद्र सरकार की 56 और उत्तर प्रदेश की 44 लगभग योजनाओं को बिना किसी जात, बिना किसी क्षेत्र, बिना किसी धर्म, बिना किसी उसके हमने समान रूप से लागू किया। हमने उस समय लागू करते समय उस योजनाओं को लाभ देते हुए हमने क्षेत्र का और धर्म का और जाति का ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का विकास मेरा मुद्दा था। जब आप चैनल पर पूछते थे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कहते थे विकास विकास विकास, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार राहुल जी देश के अंदर पहली सरकार है जो अपने सरकार की रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक वर्ष वो जनता के बीच में आम रूप से जारी करती थी। और देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही, मैं बार बार कहता था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का ट्रंप कार्ड होगा। केंद्र प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है वही ट्रंप कार्ड होगा, वही ट्रंप कार्ड हमने चलाया। तो इसलिए जिन लोगों को यह विश्वास था कि इस इलाके के मुसलमानों का वोट ले लेंगे, यहाँ का जाट का ले लेंगे, यहाँ का यादव का ले लेंगे, यहाँ का जाटव का ले लेंगे, यहाँ का इसका ले लेंगे, वो तलिस उनका टूट गया। क्योंकि उनकी सोच उससे ऊपर हो ही नहीं पाई, कभी सोच ऊपर नहीं हो पाई जातिवाद के अलावा। आप देखिए ना, चुनाव जैसे शुरू हुआ, जातिवाद का एक गोट बिछने लगी। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, चुनाव बीत चुका है, अच्छा लगे या बुरा लगे, एक धर्म का वोट पाने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, ओबीसी, इस देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, होड़ मची हुई थी कि कैसे उस जात का हम धर्म का वोट ले लें। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुस्लिम संप्रदाय का वोट लेने का। और यह जान के ताज्जुब होगा पूरे प्रदेश और देश को कि 2017 में मुस्लिम भाइयों का अगर हमें 9% वोट मिला है तो रिकॉर्ड निकलवा के दिखवा लीजिए, इस बार 2022 में मुस्लिम भाइयों का 18% वोट मिला है। उनके मुंह पर तमाचा है जो एक वोट पाने के लिए हिंदू धर्म को अनाप-शनाप बोलते थे, हिंदू धर्म को गालियां देते थे, कांग्रेस पार्टी केंद्र में बैठकर गालियां देते। आप बताइए, मैंने भी डिबेट किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार में 200 करोड़ प्रतिवर्ष कब्रिस्तानों पर खर्च करते थे, और अगर हमने 300 करोड़ रुपया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर खर्च किया, अयोध्या पर खर्च किया, मथुरा पर खर्च किया, चित्रकूट पर खर्च किया, विंध्याचल में खर्च किया, तो उस पर डिबेटें 3 दिन तक लगातार हुई हैं। क्यों बिल्कुल, खर्च अब किया? दोनों लोगों से यही सवाल। अरे भाई, आप भी तो कृष्ण के औलाद हो, आप भी तो कृष्ण को मानने वाले हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने कृष्ण- बोलने दीजिए। कम से कम मथुरा ही का विकास कर देते। नहीं, अब इन दोनों से ये आपको सवाल है, 300 अब इन करोड़ दोनों से ये सवाल है, भाई वो महोत्सव में लगा दिया, इन दोनों से ये सवाल है। महोत्सव में लगा दिया 300 यही जो ओपी सिंह ने सवाल छोड़ा, इसी से जवाब लेंगे आप दोनों से, प्रभाकर जी और अरविंद जी। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।